हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एलटी की तैयारी में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड एलटी की टीचिंग एप्टीट्यूड पैडागोजी सेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने 3-4 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा शिक्षण, व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डेवोशन। ओके, तो टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डेवोशन से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स देखते आ रहे हैं और उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम कह रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 200 रुपीज़ पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ओके, और वहाँ पे उसके बाद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। क्लास तो मैं यहाँ पर डाल ही रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोगों के जो डाउट्स हैं लेक्चर से संबंधित, वो अभी तक तो जो हैं वो कुछ डाउट्स जो हैं क्लियर हुए हैं। जैसे कि जो मैथ्स वाला जो क्वेश्चन है, रीजनिंग का सॉरी, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो 1090 ही आंसर बोल रहे हैं, 1090। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मानना है कि जिनमें से कुछ रेपुटेड लोग हैं मैथ्स में, तो उनसे मैंने पूछा तो उनका मानना है कि वहाँ पर जो वो साइन है उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा और उस वजह से वहाँ पर 0 आंसर आ रहा है। तो इसलिए वो उसमें मुझे डाउट है। लेकिन अगर आप फिर भी उसको मतलब रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सॉल्व करके उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड कर सकते हैं और उस पर अपना ऑब्जेक्शन जाहिर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो यूजीसी वाला है तो वो वाला तो मैंने पहले ही बता रखा है कि वो 1953 जो है वो दे रखा है ऑलरेडी। तो जब 53 दे रखा है भाई, तो 53 होना चाहिए। लेकिन जो आपके ऑफिशियल जो साइट्स हैं इसकी यूजीसी की, उस पर और जो आपका गूगल वगैरह सर्च में भी 1956 ही बता रहा है। तो ये है, जबकि बीएड की जो बुक्स हैं उसमें 1953 उसका आंसर है। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा मुझे इसीलिए थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर अगर या तो उन्हें दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, ये चीज़ हो रही है। तीसरा जो क्वेश्चन डाउट वाला है, ऑनियन वाला, तो वो तो है ही डाउट वाला, लेकिन उसके लिए कोई परमानेंट रिसोर्स ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो ऑथेंटिक माना जाए। जो मैंने एक डाला भी था ग्रुप के अंदर, वो परीक्षा वाणी की एक बुक है उसके अंदर था वो, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। तो हालांकि आप लोग उसको भी अपलोड कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी मैंने डाली हुई है, तो चाहे तो आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इस तरीके से वो दिया हुआ है उसका आंसर, एंथ्रासाइन। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके डाउटफुल वाले हैं। और कोई जो एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन कोई कह रहा है कि वो वेन डायग्राम वाला, तो दोस्तों वो वेन डायग्राम वाला डी ही उसका राइट आंसर है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात है। ओके, तो वो बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन डाउट वाला है? हाँ, इतना ही क्वेश्चन फिलहाल जो है हमारे डाउटफुल थे। और हाँ, एक वो टीचिंग मेथड वाला, तो टीचिंग जो मेथड वाला है उसमें जो बीएड की कुछ बुक्स हैं उसके अंदर वो जो आपका ये वाला मेथड है, कहानी कथन वाला, स्टोरी टेलिंग वाला, तो उसको दे रखा है प्रविधि बता रखा है, प्रविधि। लेकिन जबकि कुछ ऐसी बुक्स हैं, जैसे कि मेरे पास एक बुक है आर गुप्ता की, आर गुप्ता, तो वो बुक कंपटीशन की बुक है, तो उसके अंदर इन्होंने उसको टीचिंग मेथड के तौर पे एज ए टीचिंग मेथड ही लिया है। तो इसीलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि आयोग किसको मानेगा, सही है ना। हालांकि जो है स्टोरी टेलिंग एक टीचिंग मेथड होता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रविधि है। अब प्रविधि और विधि क्या होता है ये पता नहीं, ये भी एक इश्यू है, एक है ना। जहाँ तक मैंने पढ़ा है भाई, तो वो भी एक विधि है और बाकी सब भी उसमें विधियाँ हैं ऑलरेडी। डेमोस्ट्रेशन भी उसमें विधि है और बाकी जो और ऑप्शन दे रखे हैं वो भी सारे के सारे टीचिंग मेथड्स के अंदर हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। बाकी आप लोग अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं भाई, आयोग क्या मानता है फाइनल आंसर की में, वो तो बात की बात है। और रिजल्ट जो है लगभग 25-26 तारीख तक आएगा, आईएलटी के एग्ज़ाम के बाद ही इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। ओके, तो चलिए आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जैसे मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं शिक्षण, व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिबद्धता की, यानी कि टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डिवोशन। तो फ्रेंड्स, शिक्षण जो व्यवसाय है एज ए प्रोफेशन, हम किस तरीके से उसमें प्रतिबद्धता अपनी जाहिर कर देंगे, किस प्रकार से हमें उसको प्रोफेशनली काम करना है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो शिक्षण सबसे पहले एक व्यवसाय, अध्यापकों में जो अध्यापन है उसके विकास के वर्तमान युग में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसे अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है, जैसे कि अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा
यानी कि एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उनके अंदर होनी चाहिए और यह विचारधारा हर स्तर पर, हर अध्यापन स्तर पर लागू हो। यानी कि ऐसा नहीं कि छोटी क्लास है तो उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, बड़ी क्लास है तो उसमें आप प्रोफेशनली बिहेव करेंगे। जैसे बाकी के जो प्रोफेशन होते हैं उसमें व्यक्ति प्रोफेशनली बिहेव करता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई और प्रोफेशन है, उसी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में भी एक प्रोफेशनली व्यवहार की अपेक्षा और प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जुड़े सभी शिक्षकों से यह आशा है कि वे अपने कार्य में व्यवसाय भाव से जुड़ें और व्यवसाय में दक्षता को हासिल करें। यानी कि वो उसमें अपने आप को एक दक्षता यानी कि एक मास्टरी उसमें हासिल करें और अपने काम में एक्सपर्ट हों, जैसे कि हर प्रोफेशन वाला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो छात्र और अध्यापक होते हैं उनके मध्य जो संबंध बनते हैं वो सदैव के लिए बनते हैं। ओके, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जीवन भर का एक रिलेशन बनता है, तो ये अपने आप में एक अनूठा व्यवसाय है। बाकी किसी प्रोफेशन के अंदर तो इस तरीके से नहीं होता है। आप किसी इंजीनियर से का किसी से इस तरीके का व्यवहार नहीं बनता है, कोई डॉक्टर का इस तरीके से व्यवहार नहीं बनता है जितना कि किसी टीचर का स्टूडेंट से व्यवहार बनता है। अध्यापक जो होता है वो अपने व्यवसाय में लंबी अवधि तक अध्ययन एवं अध्यापन करने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरता है और तब जाकर वो अध्यापन ज्ञान को, प्रशिक्षण और अनुभव को अर्जित करता है। वह समाज की नई पीढ़ी को समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार जो है उसकी आकृति को देता है। तो समाज के जो भी मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं या आदर्श हैं, उनके अनुसार जो है समाज को आकृति देने का काम जो है वो टीचर करता है, इसीलिए समाज का पथ प्रदर्शक उसको माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आज जो है शिक्षण एक वेतनभोगी व्यवसाय समूह है, तो ये हम सब जानते हैं, जो पहले से निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है, डिसाइड होता है पहले से ही, उसको अपनी क्लास के अंदर पढ़ाता है। अध्यापन और मूल्यांकन के नियम बने बनाए मिलते हैं, तो ये हम जानते हैं कि अध्यापन के लिए और मूल्यांकन इवेल्युएशन के लिए जो नियम्स होते हैं वो पहले से डिसाइड होते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, और अध्यापक जो है सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है, उनका नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि जब इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो उसमें जो बच्चे ठीक ठाक होते हैं उन पर ही ध्यान मानकर ये मान लिया जाता है कि भाई एवरेज बच्चे को आ गया तो सबको आ गया, और जो कम बच्चे हैं तो बिलो एवरेज हैं उनको नज़रअंदाज, उनको नेगलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न भी एक मानक से हटकर होता है, क्योंकि जो विद्यार्थियों में सफलता को किस अध्यापक का कितना योगदान है, और स्कूल के जो बाहर के फैक्टर्स हैं जिसमें कि आपका ट्यूशन होता है, माता पिता, भाई बहन या समाज, उन सब का उसमें कितना योगदान है, ये हम निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कितना % उसका योगदान है, टीचर का योगदान है और कितने % अदर फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता। एनसीईआरटी जो है उसने कौशल तथा प्रतिबद्ध तैयारी को गुणवत्ता के लिए आवश्यक माना है। यानी कि जो टीचिंग स्किल्स हैं उनकी अच्छे से जानकारी होना और साथ के साथ प्रतिबद्ध तैयारी, जो भी हम पढ़ाने जाएं उसके लिए हम डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने, जो एनसीईआरटी है उन्होंने माना है कि गुणवत्ता के लिए या क्वालिटी के लिए आवश्यक उसको माना है। ओके, उसके बाद है प्रोफेसर जो आर.एच. दवे समिति बनी है, उसने प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। उसने ये बल दिया कि जो प्राइमरी लेवल पर हम किस प्रकार से एजुकेशन में जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर उन्होंने बात की। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, उसने जो है वो विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, क्योंकि हम सब एक आपस में कनेक्ट हो चुका है, पूरा विश्व तो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, एक विश्व गाँव बन चुका है, और इससे शिक्षण के क्षेत्र की जो जटिलताएँ हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि आज जो ज्ञान है वो उसका भंडार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से जो है वो एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं और कई प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं, और उसमें नए नए स्तर के जो अपडेट आ रहे हैं उनको भी लेकर चलना पड़ता है। तो इस वजह से इसकी जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, वो बढ़ रही है, और जो अध्ययन के क्षेत्र हैं उसमें भी डाइवर्सिटी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस तरीके से मतलब एक नए नए जो, जैसे कि कोडिंग वगैरह भी अब सिखाने की बात हो रही है कि 6वीं क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी, और अदर जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस वजह से जो टीचर को भी लगातार अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, और साथ के साथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उसके अंदर आने की ज़रूरत है। फिर है सर्व शिक्षा अभियान जो है, योजनाएं लागू होने से स्कूलों का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है,
लेकिन इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि शिक्षा पर जितना आवश्यक जो बजट है वो खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनमें क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो घटेगी। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उचित जो बजट में खर्च है वो भी उचित दिया जाए। और यही बात जो है वो 1986 की पॉलिसी में भी बोली गई थी कि 6% जो बजट है हम खर्च करेंगे, और यही बात जो है आपके 2021 में भी यही कह रही है कि लगभग जीडीपी के 6% हम खर्च करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर जो उन्होंने 1986 की पॉलिसी को का जो आंसर माना था लेक्चर के एग्जाम में वो निवेश वाला माना है, ठीक है। हालांकि जो है कहीं यूट्यूब पे भी आपने कई बार सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि ऑप्शन सी उसका बिल्कुल राइट आंसर माना गया है, जिसके अंदर जो है उसको एक नेशनल प्रोग्राम घोषित किया गया। और ये कहीं कई जो है यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आयोग ने जो है उसको अलग ही उससे देखकर उसको निवेश के तौर पर देखा है। फिर उसके बाद अध्यापक शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र, यानी टीचिंग जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं, अध्यापक शिक्षण होता है, उसके प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले है संदर्भित दक्षता। यह दक्षता का प्रमुख मापदंड है। दक्षता यानी कि किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करना उसका मापदंड है, जिसमें कि इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि जब तक हम पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेते हैं तब तक हम विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में किसी घटना को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किसी संदर्भ में हो हम क्या उसे अच्छा या बुरा नहीं बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें पूरी तरीके से किसी भी समाज के संदर्भों की जानकारी नहीं है, या हम किसी भी चीज़ को अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनसे देखने की हमारी क्षमता नहीं है, तो इस कारण से हम अपनी उसमें राय, जो खुद की जो राय है उसको जाहिर नहीं कर सकते हैं, और हम किसी भी घटना के ऊपर अपनी राय नहीं दे सकते कि वो अच्छी है बुरी है, क्योंकि हमने उसे अलग अलग जो सामाजिक संदर्भ है उसमें देखा ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमारा टीचर एज ए टीचर सबसे ज़रूरी है कि संदर्भित दक्षता, यानी कि इन एवरी कंटेस्ट हम किसी घटना को देखना चाहें, हर किसी कंटेस्ट में उसके पहलू, उसके जो हर प्रकार के जो पहलू होते हैं उनको समझें, और तब जाकर ही हम उस पर कोई स्पष्ट अपना विचार रखें, ये कहने का मतलब है। अतः सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा संबंधी अध्यापकों को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उन्हें संदर्भ के हर एक पहलू की जानकारी हो, प्रत्येक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको उसके बारे में पता हो, तब जाकर वो उस पर राय जाहिर करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास संकल्पनात्मक दक्षता। संकल्पनात्मक होता है कि किसी चीज़ का कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करना, तो उसमें भी एक्सपर्टीज जो है टीचर को आनी चाहिए। एक अध्यापक को शिक्षण अध्ययन की संकल्पनाओं से परिचित होना चाहिए। संकल्पना ही वह आधार होता है, वो बेस होता है जिस पर अधिगम को स्थापित तथा विकसित किया जाता है ना। जब हम आप किसी भी क्षेत्र में जो है बेसिक संकल्पना को स्थापित कर देते हैं तब जाकर उस पर आगे की अधिगम, उसका आगे का लर्निंग और उसको डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें किसी विद्यार्थी को भूगोल पढ़ाना है यानी ज्योग्राफी पढ़ानी है, तो सबसे पहले तो हमें उसको अक्षांश हो गए, देशांतर हो गए, भूगति हो गया, मौसम, उच्चावच, यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक ज्योग्राफी के अंदर वो चीज़ पता होनी ज़रूरी है, तभी हम जो है आगे की चीज़ें उसको बता सकते हैं, है ना। और जब तक हमें इन चीज़ों का ही पता नहीं है तो आगे की संकल्पना हम किस प्रकार से उसको बताएंगे, जटिल चीज़ों को हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसीलिए सबसे पहले जो संकल्पना निर्माण यानी कि कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है आपके पास विषय वस्तु में दक्षता। तो विषय वस्तु में दक्षता होनी बहुत ज़रूरी है। विषय वस्तु मतलब जो आपका जो भी करिकुलम है उसमें किसी भी अध्यापक के मायने अपने विषय पर पूर्ण अधिकार रहना अति आवश्यक है। जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को मंत्रों के बारे में पूरी जानकारी होती है, वो आवश्यक है उसके लिए। तो उसी प्रकार से शिक्षक को भी अपने सब्जेक्ट में मास्टर यानी कि उसे अपने सब्जेक्ट में हर प्रकार से एफिशिएंट होना जरूरी है। एक एक चीज़ यानी कि कहीं पर भी अगर उसे पूछा जाए और किसी भी प्रकार से उसे पूछा जाए तो वो जवाब देने में सक्षम हो, साथ के साथ जो है आलोचनात्मक चिंतन एक होता है उसको भी करने में सक्षम हो, अपने विषय वस्तु पर हर एस्पेक्ट्स में बात करने में सक्षम हो, है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण संबंधी दक्षता। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की कि संप्रेषण जो है अगर उसका अभाव है तो उस स्थिति में शिक्षण की जो विधि वो सही तरीके से उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है और शिक्षण
को स्मृति स्तर से आगे चिंतन यानी कि आपका थिंकिंग लेवल पर और व्यावहारिक स्तर पर बिहेवियर लेवल पर जो है प्रैक्टिकल लेवल पर ले जाने में सहायक सिद्ध होता है क्या आपका कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर है आपके पास आचार्य राममूर्ति आयोग जो 1992 है, उसने शिक्षण अभ्यास पक्ष की निरंतरता की उपेक्षा को दक्षता में कमी का कारण माना था। यानी कि उनका मानना था कि जो है दक्षता में कमी जो है उसका मेन कारण है कि अगर शिक्षण में लगातार अभ्यास नहीं किया जा रहा है, लगातार उसकी प्रैक्टिस नहीं की जा रही, उसमें कमी है। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रबंधन संबंधी दक्षता। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। एक अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अनुशासन और प्रबंधन की आवश्यक एवं उत्तम एवं प्रभावकारी शिक्षण में आवश्यक होती है। तो अध्यापक और अध्यापिका दोनों के लिए ही जो है क्लास का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर क्लास का अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखना, साथ के साथ उसका मैनेजमेंट करना ये जरूरी होता है। विभिन्न शैक्षिक और पाठ्य कार्यक्रमों के आयोजन के में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो चाहे आप शैक्षिक हो या सह शैक्षिक, जो करिकुलर और को करिकुलर जो दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो है वो क्लास के अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, वही वो कहना चाहता है। यानी कि प्रबंधन संबंधी दक्षता होनी चाहिए, एक्सपर्टीज आपको हासिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन दक्षता। मूल्यांकन यानी कि एवेल्युएशन। तो ये क्या होता है, शिक्षण में मूल्यांकन महत्वपूर्ण उसका एक अंग होता है। यानी शिक्षण की जहाँ हम बात करते हैं तो उसका एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है आपका मूल्यांकन, और इसके अभाव में जो है अध्यापक की दक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अध्यापक का जो मूल्यांकन स्तर है वो भी अच्छा होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, और उसको जो मूल्यांकन है उसको सही तरीके से करना आना चाहिए। ये है आपके पास। फिर नेक्स्ट है आपके पास अभिभावक सहकार्य दक्षता। एनसीईआरटी ने इस दक्षता को प्राथमिक स्तर के लिए अत्यधिक उपयोगी माना है, क्योंकि इस स्तर पर अवरोधन और परित्याग की संभावना सर्वाधिक होती है। जो प्राइमरी लेवल होता है वहाँ पर अवरोधन यानी कि बच्चे का जो एक क्लास का स्कूल से छोड़ने की जो दर होती है या क्लास के अंदर फेल होने की, इनमें संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी को अवरोधन या और अव्यय, ये दोनों चीज़ें आपने सुनी होगी है ना, मिसयूज और स्टॉपेज करके कुछ होता है इसका। तो इन दोनों के लिए जो है आपके पास जो है प्राइमरी स्तर पर खासकर इस प्रकार की जो दक्षता है वो हासिल हो, जिससे कि जो है वो आप अभिभावकों के साथ जो है मिलकर काम करें और उनके साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे, ताकि जो है अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल से ना निकाले। कई जो गरीब बच्चे माँ बाप होते हैं वो कई बार बच्चों को इस तरीके से निकाल देते हैं, स्कूल से छुड़वा देते हैं उनकी। तो इस तरीके से अभिभावकों से भी आप किस प्रकार से डील करेंगे, ये आपकी अभिभावक सहकार्य दक्षता के अंदर आएंगे। अन्य स्तरों पर यह दक्षता समुदाय और समाज से संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है। और जो बड़े लेवल होते हैं उस पर भी समाज और समुदाय में किस प्रकार से आप अपनी जो है संबंधों को स्थापित करेंगे वो इसी दक्षता पर आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपके पास समाज के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये एक टीचर का एक बहुत अच्छा दायित्व है कि वो जो सामाजिक वर्ग होता है उसके प्रति उसके छात्रों को समान शिक्षा दे, यानी उसके समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। तो समाज के सभी जो वर्ग हैं उनको एक समान दृष्टि से देखना, बिना किसी भेदभाव के एक जैसी शिक्षा प्रदान करना, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास आजीविका के लिए प्रतिबद्धता। आजीविका के प्रतिबद्धता यानी कि जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनमें अध्यापन के प्रति एक गर्व का भाव होना चाहिए, उन्हें अपने प्रोफेशन पर प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को बताने में इस चीज़ से वो उन्हें तो असेम्ड फील होता है, या वो अपना इस चीज़ में बताना नहीं चाहते कि हम ये काम करते हैं, बल्कि उन्हें एक गर्व होना चाहिए कि हम एक अध्यापक हैं। इस दिशा में प्रतिबद्धता का वो परिचय दे सकता है यदि शिक्षक अपने आप को एक राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करे, और तब उसके अंदर प्रतिबद्धता की कमी नहीं होगी, तभी जाके वो डेडिकेशन दिखाएगा, तभी उसके अंदर डेडिकेशन होगी यदि वो स्वीकार करता है कि वो एक राष्ट्र निर्माता है और उसके कंधों पर पूरे देश का भार है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अध्यापक शिक्षा के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम। संकाय सुधार यानी कि फैकल्टी में जो सुधार है उसका कार्यक्रम चलाया जाए। तो अध्यापक शिक्षा के लिए संकाय सुधार जो कार्यक्रम है उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को समाहित किया जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहला आता है समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम। बहुत से जो विद्यालय होते हैं उनमें समाज सेवा जो क्लब हैं उनकी स्थापना की जाती है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जनता की जो है वो सेवा करना। जैसे कि उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जो प्रौढ़ हैं उनका साक्षर बनाना, जो सामुदायिक कार्य होते हैं, कम्युनिटी वर्क होते हैं, उसमें सहायता करना, जो अगर कहीं पर कुछ प्राकृतिक आपदा बाढ़ वगैरह आती है तो उनके लिए चंदा इकट्ठा करना, उनकी मदद करना,
कहीं पर जो है कुछ रक्तदान शिविर यानी कि ब्लड के कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना, भोजन और वस्त्र जो है आवंटित करना, बच्चों के लिए मुफ्त किताब वितरण, सामाजिक जागरूकता, रोगों से बचाव, जन जागरूकता कार्यक्रम, तो इन सभी के माध्यम से जो है आप समाज कल्याण संबंधी काम कर सकते हैं। ओके, तो इसके माध्यम से आप अपने शिक्षण संबंधी कार्यों में भी सुधार लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रशिक्षण का मनोविज्ञान। प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण की समस्याओं का समाधान केवल अधिगम के सिद्धांतों से नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण मनोविज्ञान अदा यानी कि इनपुट को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है, जिससे प्रभावशाली शिक्षक तैयार हो। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि एक प्रभावशाली शिक्षण को तैयार करने के लिए मनोविज्ञान का यानी कि साइकोलॉजी का ज्ञान देना अति आवश्यक है। केवल अधिगम के सिद्धांतों को बता देना इनफ नहीं है, और प्रत्येक टीचर को साइकोलॉजी का ज्ञान होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास भारत जो है उसमें छात्र अध्यापकों के कार्यों में कौशल के लिए शिक्षण जो है वो प्रतिमान जो है वो विकसित किए गए हैं। तो छात्र अध्यापक यानी कि जो बीएड में ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे, वो एज ए ट्रेनिंग जो टीचर होते हैं उनके लिए भी किस प्रकार से उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ प्रतिमान विकसित किए गए हैं। जिसके लिए क्या क्या किया जाता है, साहित्यिक जो कार्यक्रम है आपने देखा होगा उस दौरान ट्रेनिंग के दौरान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद कार्यक्रम, आपके कवि जो गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, और आपका कविताएं प्रतियोगिता, भाषण, निबंध, अंताक्षरी, विचार गोष्ठियाँ, ये सारे कार्यक्रम उस दौरान किए जाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो है टीचर के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, और ये सारी चीज़ें ही उसे फ्यूचर में जब बच्चों को करवानी होती हैं तो इससे बच्चों का भी जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है आपके पास शारीरिक कार्यक्रम, जो फिजिकल जो कार्यक्रम है उसमें आपके आते हैं पीटी हो गया, योगा, खेल कूद, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टीचिंग स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें कि आपके नाटक होते हैं, लोक कला, लोक नृत्य, भजन, ये सभी कार्यक्रम आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं इनके अंदर आते हैं। और उसके अलावा कुछ विविध कार्यक्रम होते हैं जिसके अंदर आपका पिकनिक भ्रमण, जब आप पिकनिक पर बच्चों को लेके जाते हैं, विद्यालय दिवस मनाया जाता है, असेंबली होती है, बाल दिवस होता है, बागवानी होती है, फोटोग्राफी होती है, टिकट संग्रहण, ये सारे जो काम होते हैं एक्टिविटीज, ये बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास शैक्षिक पर्यटन। शैक्षिक पर्यटन यानी शिक्षा के लिए जो टूर किया जाता है। प्रोफेसर जो रेन है उन्होंने इस विधि का विकास जो है वो किया था, जिसके द्वारा उन्होंने इतिहास, ये भूगोल, प्रकृति इतिहास, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विषयों का शिक्षण वास्तविकता में यानी कि रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए किस प्रकार से उनको इस प्रकार से भ्रमण के माध्यम से रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ सकते हैं। जैसे कि बायो में भी अगर आपको कुछ चीज़ें दिखानी, जैसे हर्बेरियम वगैरह दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें शैक्षिक पर्यटन के अंदर आती हैं, जिससे कि बच्चे को वास्तविक ज्ञान दिया जा सके। फिर नेक्स्ट है एनसीईआरटी जो है उसकी स्थापना हम जानते हैं 1961 के अंदर हुई थी, जिसके कि 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल के अंदर हैं। ये कुछ बातें हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। भारत के भाग्य के निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये किसका कथन है, तो ये कोठारी जो आयोग है, कोठारी कमीशन, उसने ये कथन दिया है। नेक्स्ट आपका शोध अध्ययन में जिन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है वह वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है मल्होत्रा समिति 1970, जिसने कि वार्षिक निष्पादन आकलन पर बल दिया था, यानी कि ईयरली जो है जो आउटकम है उसका आकलन किया जाए, उस पर उन्होंने बल दिया था 1970 में। फिर सेन समिति 1971, जिसने शिक्षकों के लिए जो आचार संहिता है उसके तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया था। फिर नेक्स्ट आपको रस्तोगी जो समिति है उसने आत्म मूल्यांकन पर बल दिया है, स्वयं का जो मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन जो कि शिक्षक के लिए जरूरी है, उस पर उन्होंने बल दिया है। फिर है आपके पास छात्र जो है उनके द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो सर्वप्रथम 1920 में जो वॉशिंगटन विश्वविद्यालय है वहाँ से प्रारंभ की गई थी, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना कीमती फीडबैक टीचरों को प्रोवाइड करवा पाएँ। फिर है आपका अध्ययन जो विषय है आयु वर्ग, कक्षा का स्तर, कक्षा जो है उसमें छात्रों की संख्या, छात्र छात्राएं, ये सभी जो घटक अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये मूल्यांकन इवैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास के अंदर अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो उस स्थिति में मूल्यांकन जो है उतना
अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर इतने ज़्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, तो इसीलिए मूल्यांकन के स्तर में गिरावट होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित करती हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए जो है मानक के अनुसार जो RTE है उसमें एक क्लास में एक टीचर पर 30 बच्चों का जो है रेशियो रखा जाता है, ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट आपका स्मिथ जो है, उन्होंने 1992 में छात्रों द्वारा जो अध्यापकों के मूल्यांकन और प्रभावशीलता पर एक शोध किया था, और फ्रैंकिन जो है उन्होंने कक्षा के आधार पर शोध किया था। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, जो कि रिलेटेड था आपके शैक्षिक जो व्यवसाय है और व्यावसायिक प्रतिबद्धता से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, और थैंक यू सो मच। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।